जुड़ रहे हैं, इन्होंने बहुत तेजी मंदी के साइकिल देखे हैं। इनफैक्ट दीपन, आप एक हफ्ते पहले तक थोड़ा कॉशियस भी थे कि बाजार में आगे बढ़ने का कोई खास ट्रिगर तो नहीं है, और क्यों ना हो, हम सभी कॉशियस थे क्योंकि क्रूड जो है ना वो गिर ही नहीं रहा था। बाकी सारी कमोडिटीज 20-20% नीचे आ गई टॉप से, एग्री कमोडिटीज, इंडस्ट्रियल कमोडिटी, लेकिन क्रूड टस से मस नहीं हो रहा था। अब आप खुश हैं? क्रूड 108 आ गया, नीचे दिख रहा है। गुड आफ्टरनून, धन्यवाद फॉर इनवाइटिंग मी ऑन योर शो। जरूर से खुश हो गए कि क्रूड नीचे आ गया। और मैंने आपका ओपनिंग रिमार्क सुना, बहुत ही बढ़िया। आपने कहा कि कुछ लोग ऐसे होते हैं कि हमेशा मायूसी रहते हैं और वो लोग कभी मार्केट में कमा नहीं सकते। उतना मैं कह देता हूँ आपको, मार्केट में कमाने के लिए आपको पॉजिटिव अप्रोच और एकदम खुश रहना चाहिए। ये सब दिन तो आते जाते हैं और कहीं ना कहीं इस बेयर मार्केट में एक बुल मार्केट की फाउंडेशन फॉर्म हो रही है। और ये जो क्रूड ऑयल आपने बताया गिर रहा है, आई थिंक वो और गिर जाता है और 2 डिजिट में आ जाता है, 90 के आसपास आ जाता है। तो ये जो पूरी अपनी जो बेयर मार्केट की जो सिनेरियो है, बिकॉज ऑफ इन्फ्लेशन, बिकॉज ऑफ रिसेशन एंड बिकॉज ऑफ हायर इंटरेस्ट रेट्स, ये सभी टर्न होने चालू हो जाएंगे फॉर द बेटर। सो दैट इज ऑफ कोर्स वन वेरी इंपॉर्टेंट डेटा पॉइंट दैट वी आर वॉचिंग आउट फॉर। अपार्ट फ्रॉम दैट, आई थिंक जो इन्फ्लेशन नंबर्स आ रहे हैं उनके ऊपर ध्यान जरूर से रखना चाहिए, क्योंकि अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ जाता है तो इंटरेस्ट रेट भी बढ़ाएंगे नहीं और उसकी वजह से सीधा सीधा फायदा आ सकता है अपने मार्केट्स पर। आई थिंक थोड़ा और समय जाएगा फॉर अस टू नेविगेट एंड गो थ्रू दीज चैलेंजिंग मोमेंट्स। बट आई थिंक अगले 5-6 महीनों में आई थिंक थिंग्स शुड डेफिनेटली लुक अप। फॉर द टाइम बीइंग एक बहुत ही इम्पोर्टेंट इवेंट शुरू होने वाली है, दैट बीइंग द अर्निंग सीजन। और अर्निंग सीजन देखते हैं कैसी इवॉल्व होती है, क्या का मैनेजमेंट्स कह रहे हैं, हाउ दे आर मैनेजिंग द बिजनेस। उसके बाद ही शायद थोड़ा एक व्यू फॉर्म करके आप शेयर खरीदेंगे, तो दैट आई थिंक इज अ बेटर स्ट्रैटेजी। मैं आपको एक बार अपडेटेड ग्राफ दिखाता हूँ। हमारे डिम्पी के पास क्रूड का अपडेटेड ग्राफ है, और फिर मैं आपको बताऊंगा दीपन, हमने 15 तारीख को एक डेटा निकाला था। डिम्पी आप दिखाइए एसपीडीआर वाला। वो एसपीडीआर का हम एक बार दिखा रहे थे, बट ये लाइव डाटा इस समय आप देख पा रहे हैं और क्रूड एक मंथ के लो पे भी है। एग्जैक्टली। और ये परसेंटेज में अगर आप देखेंगे तो करीब 12% है, सिर्फ 8 ट्रेडिंग सेशन में। 8 ट्रेडिंग सेशन में 12% में, क्योंकि आप इसको देख पा रहे हैं 14 जून से टूटा था 125 का। ये एसपीडीआर वाला है। जी हाँ, डाटा जो ये इंपॉर्टेंट है देखना दीपन। हमने 15 तारीख को ये हमें समझ में आया, क्योंकि हमारे जो आपके जैसे फ्रेंड्स हैं, एसोसिएट्स हैं, ग्लोबल फंड्स में काम करते हैं, हमें मालूम चला कि जो एसपीडीआर एनर्जी ईटीएफ है, जहां पे बहुत बड़े बड़े ग्लोबल फैमिली ऑफिस मनी पार्क रहते हैं, और वो पोजिशनल बेट्स ज़्यादा लेते हैं, इन्वेस्टमेंट बेट्स ज़्यादा लेते हैं रादर देन ट्रेडिंग बेट्स। क्योंकि नाइमेक्स फ्यूचर को तो हेज फंड ज़्यादा ट्रेड करते हैं, या ग्लोबल एजेंसीज जो क्रूड हेज करना चाहती हैं या ट्रेड करना चाहती हैं। एसपीडीआर एनर्जी ईटीएफ 15 तारीख को 10% नीचे था, तो हमारी नज़र पड़ी कि यहाँ से बड़ा पैसा निकलना शायद शुरू हो गया है। एटलीस्ट जिन्होंने बहुत नीचे पोजीशन लेना शुरू कर दी थी, पोजिशनल बेट्स, ये देखिए। और एसपीडीआर ऑलरेडी 15 तारीख को टॉप आउट हुआ। क्रूड टॉप आउट नहीं हुआ, तब भी क्रूड चलता रहा, बट प्रीएम्प्ट होके अब तो ऑफकोर्स एसपीडीआर भी हम आपको अपडेट करेंगे। ये इस कंपनी के, इस ईटीएफ के कंपोनेंट्स हैं एक्सॉन, शेवरॉन, श्लमबर्जर, इस तरह की प्योर एक्सप्लोरेशन प्लेस। एनीवेज, अब वापस आते हैं। अब हम आपसे बात करना चाहेंगे कि ये जो क्रूड का मामला तो खैर थोड़ा सुलटता हुआ नजर आ रहा है। बाजार के कैसा, बाजार कितना ज़्यादा कुशन्ड है। एक डेटा आपको दिखाऊं मैं कि कॉर्पोरेट इंडिया की जो प्रॉफिटेबिलिटी है वो 10 साल के हाईएस्ट लेवल पे है, प्रॉफिट टू जीडीपी रेशियो से जो उसको मापा जाता है। और ये लास्ट 5 अभी है 4.5 के आसपास, ये 5% के करीब थी 2008 में। क्योंकि आप इतनी कंपनी को स्टडी करते हैं, आपको कंफर्ट आ रहा है कि भले ही यहाँ पे बहुत बड़ी आर्थिक मंदी नहीं आने वाली है, क्योंकि हमारे प्रॉफिट्स का कॉर्पोरेट प्रॉफिटेबिलिटी बहुत हेल्दी है। Yeah, I'm not that much worried about corporate profitability. क्योंकि अगर आप देखेंगे तो टॉप लाइन तो सभी कंपनीज की अच्छी तरीके से बढ़ रही है। सम कंपनीज जो है वो कॉस्ट पास ऑन कर चुके हैं और ऑन द होल वॉल्यूम्स भी काफी स्ट्रांग है। तो इंडिया में आई थिंक जिस हिसाब से रिसेशन है या फिर स्लो डाउन है, इतना ज्यादा अभी तक तो शायद देखने को नहीं मिला है। इसी वजह से ये जो जून क्वार्टर की अर्निंग सीजन है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। और सब एवरी एनालिस्ट विल बी क्वेश्चनिंग, यही क्वेश्चन पूछेंगे कि क्या आप डिमांड में स्लो डाउन देख रहे हैं या नहीं। क्योंकि अगर डिमांड में स्लो डाउन है नहीं, तो ये जो इन्फ्लेशन है ये तो ट्रांजिएंट है, ये पास ऑन हो जाएगा और ओवरऑल यू विल कम बैक टू
levels which are comfortable, और उस समय अगर डिमांड भी अच्छी है तो ऑटोमेटिकली कंपनी के कॉर्पोरेट प्रॉफिट मार्जिन्स बढ़ जाएंगे, एंड देन यू विल सी द मार्केट्स कम बैक वेरी स्ट्रांगली. बट यस, आई थिंक एज यू जैसे आपने बताया कि आई थिंक जो पूरा पिछले 4-5 सालों से हमने देखा था कि कोई ना कोई वजह, इसकी वजह से कॉर्पोरेट प्रॉफिट्स दबे हुए थे, आई थिंक नाउ दे आर डेफिनेटली they can definitely go up significantly so long as inflation comes under control. खैर, एक इंटरेस्टिंग पॉइंट मैं आपको एक चार्ट के जरिए दिखाऊंगा. जैसे थोड़ी देर पहले देवेन आप भी अपनी बात कर रहे थे, और साथ ही अजय आप भी अपनी बात रख रहे हैं. निफ्टी के अंदर एक अच्छा ठीक ठाक पुल बैक हमको वापस देखने को मिल रहा है, और ये इसने 400 के रीगेन कर लिया एक्चुअली में. आज जैसे इसने 10 साढ़े 10 बजे के आसपास डिपेंड इसने तोड़ा था ना लेवल, वो वापस इसने 15,400 को रीगेन कर दिया. तो अभी आपको ये चार्ट के जरिए भी दिख जाएगा, जो बिल्कुल लास्ट वाली कैंडल है ना, ये वही है, 30-40 पॉइंट्स का राइज है. और एक और चीज़ थी आज जो मार्केट के अंदर दिख रही थी, वो था डिस्काउंट. अगर निफ्टी फ्यूचर्स और निफ्टी कैश को एक साथ दिखाएंगे ना, तो आपको दिखेगा 30-40 पॉइंट्स का डिस्काउंट था, जबकि बैंक निफ्टी पे नहीं है. और उसकी बड़ी वजह है रिलायंस इंडस्ट्रीज़. आज रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की वजह से निफ्टी को एक्चुअली ये ज़्यादा प्रॉब्लम दिख रही है. ये अभी आप फ्यूचर्स और स्पॉट दोनों देख पा रहे थे, और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ भी है. तो अजय, ये बात बिल्कुल ठीक है कि जो कैचअप रैली है वो रिलायंस के अलावा वैसे ठीक है, सिर्फ रिलायंस नहीं होता. डिफर करो डिम्पी, एक्चुअली मैं आपको एक सोच देता हूँ इस वाले एंगल पे. इनफैक्ट डिम्पी इनसे ही देखिए, आज जो है रिलायंस नहीं चल रहा है, राइट? आप यही कह रहे हैं. हाँ, रिलायंस की वजह से थोड़ा डिफरेंस. करेक्ट. और आप सरप्राइज होंगे इस बात को कि आज 3% नीचे है रिलायंस. हाँ. आपको पता है आज सिंगापुर मार्जिन क्या हिट किए? $31. $31 वो फ्रेश लाइफ टाइम हाई. तो इसको तो चलना चाहिए था. यस. हाँ. लेकिन क्या होता है कि भेड़िया आया नहीं कुछ बताते हैं ना, ये रिफाइनिंग मार्जिन वन साइडेड रैली कर रहा है 3 महीने से. $15 से चलना चालू हुआ था, $31 आ गया ग्लोबल, और स्टॉक चल चुके हैं. तो अब रिस्पॉन्ड करना कम कर रहे हैं. बट आईटी और एचडीएफसी ट्विंस, ये जो है आप एरिया पे नजर बना के रखें. ये बॉटम बना रखा है इन्होंने. हाँ. एग्जैक्टली, इनका बॉटम बना. इनफैक्ट इस पे आपकी क्या राय होगी देवेन? ये जो रिफाइनिंग मार्जिन का मामला है, ये तो पूरा बहुत ज्यादा एक साइड पर खिंच गया. अब यहाँ से इंक्रीमेंटल इम्पैक्ट नहीं आ रहा रिफाइनिंग स्टॉक्स पे इसकी वजह से. देखिए, रिफाइनिंग मार्जिन सस्टेनेबल नहीं है, दैट वी ऑल नो. और अगर चाइना की कैपेसिटी आ जाती है ऑन स्ट्रीम, जो कि अब तक काफ़ी हद तक दबी हुई है, then you may see refining margins also go down per se. और इसके ज़्यादा रियलाइज करने में बहुत मुश्किल है. और Reliance I think is correcting because I think normal correction है. It has been an outperformer, and on the whole I think people expect very good numbers for the June quarter, but there's not much visibility after that. But on the whole I think that commodities पर हमारा व्यू नेगेटिव है, और ऑयल एंड गैस पर भी व्यू थोड़ा नेगेटिव है, तो you should be cautious this time. ऑलराइट, तो क्लियरली रिफाइनिंग मार्जिन्स के लिए अगर देखें तो स्टॉक स्पेसिफिक मूवमेंट काफ़ी पहले ही हमने आपको डायरेक्ट कर दिखाया था, लेकिन अब ये पूरा मामला जो है टॉप आउट होता हुआ दिख रहा है. इसी के चलते हम देख रहे हैं कि चाहे सिंगापुर के ग्रॉस रिफाइनिंग मार्जिन्स कितने भी बढ़ते हुए नजर आए, इस पर रिफाइनिंग स्टॉक्स में फिलहाल हम कोई अप मूव्स नहीं देख रहे हैं. लेकिन चलिए आगे बढ़ते हैं. और इनफैक्ट अजय, एक और चीज़ हाईलाइट करना चाहूँगी. जब से हमने इस बुलेटिन की शुरुआत की तब से लेकर मिड कैप स्मॉल कैप में हम देख भी रहे थे, आपने हाईलाइट भी किया था. उसके बाद निफ्टी में भी एक देखिए यहाँ पर हम बाउंस देख रहे हैं, बैंक निफ्टी भी अगर तब आप बता भी रहे थे और इंडेक्स देख भी रहे थे, धीरे धीरे आप सुधरता हुआ. तो क्लियरली एक बाउंस जो है, इनफैक्ट बैंक निफ्टी में देखिए बड़ी कैंडल फॉर्म होती हुई, तो क्लियरली 32,921 के लेवल्स पर निफ्टी बैंक निफ्टी पर अगले एक घंटे के लिए नजर तो जरूर रखनी होगी. दीपन, गुड आफ्टरनून. अभी आपने एक बड़े ट्रिगर की बात की, रिजल्ट सीजन Q1 FY23 के नंबर्स जो कि जल्द ही पेश होते हुए दिखेंगे. सेक्टर स्पेसिफिक फिर अप्रोच कहां पर रखना चाहिए इन नंबर्स के लिहाज से भी, नंबर्स से पहले रिजल्ट सीजन को आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, रिजल्ट सीजन इस समय कहना बहुत थोड़ा मुश्किल है. इसकी वजह यह है कि बहुत सारी अनसर्टनिटीज थी जून क्वार्टर में, स्पेशली इन्फ्लेशन की वजह से, एंड ओवरऑल देयर कुड बी स्लो डाउन. मॉनसून भी ठीक ठाक नहीं था, तो इट्स डिफिकल्ट टू गेट अ हैंडल ऑन द अर्निंग सीजन. और ग्लोबली भी सेंटिमेंट डाउन आ, तो एटलीस्ट एक्सपोर्टर्स आल्सो मे गेट इम्पैक्टेड. तो मैं अर्निंग सीजन के बारे में ऐसी कोई आई वुड नॉट लाइक टू गिव एनी आउटलुक एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम. But I should definitely say कि जो banks है, IT है, auto है, I think we are expecting decent numbers from these 3 segments. और software में we are seeing that जो order wins थे, I think that will sustain these companies for the next 2-3 quarters or so. पर इस समय
all the questions will be on sustainability of growth. As far as banks are concerned, I think this should be a very good quarter for banks also per se. और जो सबसे बड़ा प्रश्न बैंक्स में रहेगा वो रहेगा कि जो बॉन्ड मार्केट में हमने देखी है, हाउ आर दे अकाउंटिंग फॉर दैट? इज इट गोइंग टू बी हेल्ड टू मैच्योरिटी, कि आर दे गोइंग टू एक्सपेंस इट आउट इन द प्रॉफिट लॉस अकाउंट? तो ये एक बड़ा प्रश्न रहेगा. ऑन द होल आई थिंक ऑटो शुड कम आउट वेरी गुड सेट ऑफ नंबर्स, और उनकी ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी बढ़नी चाहिए, because there has been some cool down in material costs. So like that, I think that every companies every sector there will be hits and misses. But as I said, I think let's just wait for the event to actually take place. और हमने कई बार देखा है कि around the earnings announcement काफी ज्यादा volatility रहती है stock prices में, and that becomes an opportunity to buy or sell. तो अभी भी market कहीं भाग नहीं रहा है. It is more or less in a stable zone. So it's better to wait and watch and take a more informed opinion after the earnings season is over and done with. Right. दीपन, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि इस अर्निंग सीजन में कुछ हद तक आपके प्राइस हाइक्स हुए हैं और कुछ हद तक डिमांड पे कॉम्प्रोमाइज़ कुछ कंपनीज को करना पड़ेगा. क्या मार्केट ये कमिंग अर्निंग सीजन को रिस्पॉन्ड करेगा, या अब मार्केट नेट ट्रैजेक्टरी को देखेगा, इन्फ्लेशन की ट्रैजेक्टरी और एवरेज मार्जिन्स की ट्रैजेक्टरी? अगर आप कंज्यूमर कंपनीज की बात करें, एवरेज ग्रोथ यहाँ से क्या होगी? ये वाला क्वार्टर तो थोड़ा डिफिकल्ट, शायद ये प्राइस नहीं है ऑलरेडी. देखिए, वी कुड बी सरप्राइज्ड ऑन द अपसाइड, क्योंकि ऐसी भी कई कंपनियां हैं व्हिच आर एबल टू मैनेज द इन्फ्लेशन वेरी वेल. दे मे बी एबल टू पास ऑन द कॉस्ट इंक्रीजेस आल्सो, और उसके बाद भी काफी हद तक करेक्शन हुए हैं मेटल प्राइसेस में, प्लास्टिक्स में, जिसका फायदा उनको अगले क्वार्टर में मिल सकता है. And let us see how the volume also shapes up. The problem with this particular quarter is कि बहुत ही ज़्यादा uncertainties there on the demand front and also on the raw material prices. So एक exact आपको अनुमान लगाना बहुत मुश्किल है. So I'm sure that there will be outliers. There will be companies which will do exceedingly well, but you should be prepared for even some disappointments also. क्योंकि हमने देखा है पिछले 2-3 क्वार्टर से टर्नओवर तो बढ़ता जा रहा है, लेकिन प्रॉफिट मार्जिन इतनी ज्यादा हद तक गिर चुकी है दैट इट नेट प्रॉफिट सब नेगेटिव आते रहते हैं. एंड ऑल्दो मैनेजमेंट्स आर सेइंग दैट दिस इज टेम्पररी और ये करेक्ट हो जाएगा, दे हैव टेकन प्राइस एक्शन, दे हैव टेकन वेरियस अदर इंटरनल एक्शन, बट दोज एक्शंस हैव येट टू बी सीन. सो दिस जून क्वार्टर आल्सो विल बी, फ्रॉम दैट पॉइंट ऑफ व्यू वुड लाइक टू सी कि जिन कंपनियों ने जैसे कि काफी हद तक ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कम दिखाए थे, whether they are able to turn that trend around in the June quarter also will be a very important observation to look out for. दीपन, कल परसों ना एक बड़ा इंटरेस्टिंग सा डाटा था. वो ये था कि जो सेंट्रल पे स्केल पे हैं लोग, उनको एरियर्स मिलेंगे डियरेंस अलाउंस के, और जुलाई में वापस से रिवीजन होता है, तो इस बार 4% डीए उनकी सैलरी और बढ़ जाएगा. टिपिकली हिस्ट्री के हिसाब से देखते हैं तो जब ये डीए वाला मामला आता है या फिर ये एरियर्स उनको मिलते हैं, तो कंजम्पशन रिलेटेड गुड्स में थोड़ा बहुत मूवमेंट हम देखते हैं, क्योंकि बड़ा तबका है ये. आप जरा मेरे को ऑटोस पे अपना व्यू दे सकते हैं क्या? ऑटोस पे क्या करना चाहिए? क्योंकि इस समय क्या है ना कि यहाँ पे थोड़ा चेंज भी हो रहा है सिस्टमेटिकली पॉलिसी के हिसाब से भी, और दूसरा आज ही हमने हीरो मोटोकॉर्प की खबर देखी कि वो तुर्की में भी जा रहा है, बजाज ऑटो भी अच्छा चल रहा है अब तो एक बार जरा अपना ऑटो पे व्यू दीजिए आप. देखिए, वेरी पॉजिटिव ऑन ऑटो, और कई सालों के बाद आई थिंक वी मे सी ऑटोज रीगेन लीडरशिप पोजीशन. और हमारा सबसे ज्यादा फेवरेट सेक्टर विद इन दी ऑटो इज द 4 व्हीलर्स. वहाँ पर सबसे ज्यादा पॉजिटिव है, स्पेशली पैसेंजर व्हीकल्स एंड कमर्शियल व्हीकल्स. और पैसेंजर व्हीकल्स विद यूजुअल डिस्क्लोजर वे वेरी पॉजिटिव ऑन मारुति. हमने देखा था दैट दे आर सिटिंग ऑन रिकॉर्ड ऑर्डर बुक पोजीशन, और येन की जो वीकनेस की वजह से उनको ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन पर भी फायदा हो सकता है. वैल्यूएशन वाइज रीजनेबल है, कैपेसिटी भी है कंपनी के लिए टू इंक्रीज द वॉल्यूम्स, और एक्सपोर्ट्स अच्छे पिकअप हो रहे हैं, तो वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन मारुति. अपार्ट फ्रॉम दैट, M&M also should do very well because of all the segments doing pretty well for that company. So generally positive on all 4 wheelers within the auto industry.
बिल्कुल दीपन, ऑटो इंडस्ट्री पर आपका पॉजिटिव नजरिया आपने ऑफ कोर्स बताया, लेकिन वन मोर सच स्पेस, बैंकिंग स्पेस, फाइनेंशियल स्पेस, यहाँ पर भी लगातार हम देख रहे हैं आप ब्रोकरेजेस के रडार पर, पॉजिटिव रडार पर ये स्पेस आता हुआ, क्रेडिट ग्रोथ भी काफी अट्रैक्टिव नजर आ रही है और अब तो एक्सपेंशन प्लान्स भी बैंकिंग कंपनियों के, बैंक्स के लगातार हम देख रहे हैं एक एक कर। क्या लगता है बैंक्स फाइनेंशियल्स पर आपका नजरिया क्या ऑटोमोबाइल की तरह ही पॉजिटिव होगा? और अगर ये बैंकिंग कंपनीज इफ दे आर एबल टू गेट द क्रेडिट ग्रोथ गोइंग देन इट विल बी वेरी गुड न्यूज़ फॉर शेयर होल्डर्स, क्योंकि जो पिछले 2-3 तिमाही से सबसे बड़ी डिसअपॉइंटिंग फैक्टर यही थी कि दे हैव नॉट बीन एबल टू ग्रो देयर लोन बुक एंड मे बी बैंक्स कॉशियस हो चुके हैं बिकॉज ऑफ ऑल द अर्लियर एनपीए रिलेटेड प्रॉब्लम्स, बट इफ दे आर एबल टू ग्रो दैट क्रेडिट ग्रोथ एंड इफ दे आर एबल टू गेट हायर नेट इंटरेस्ट इनकम, तो ये बहुत ही फायदेमंद होगा उनके लिए। एक जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम था बैंक में, दैट वाज बीइंग राइजिंग एनपीएस और इंक्रीज इन प्रोविजंस फॉर नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स, ये इतना बड़ा प्रॉब्लम है नहीं अभी। सो इन अ वे आई थिंक बैंक्स आर प्रीटी वेल प्लेस्ड, पर बैंक्स में एक और रिस्क फैक्टर मॉनिटर करना जरूरी है, एज आई सेड अर्लियर, दैट बीइंग द लॉसेस, मार्क टू मार्केट लॉसेस इन देयर बॉन्ड पोर्टफोलियोज, क्योंकि पिछले 3-4 महीने में बॉन्ड्स हैव सर्टेनली गॉन डाउन सिग्निफिकेंटली and how they will account for that, I think that needs to be tracked quite closely, but nonetheless I think medium to long term prospects बैंक के बहुत ही बढ़िया है और cyclical upswing में है economy, और अगर ये monsoon अच्छा जाता है तो upcoming festive season and busy season may be proved to be very profitable for banks per se. Valuations आपने देखे होंगे, they are at well below the average valuations for the large cap banks. So I think that investors should look at the banking stocks quite closely. और banks में भी अगर आप जो बड़े banks है, I think the HDFC, ICICI Bank, Axis Bank, Kotak Bank, I think if you stick to those banks, तो आपको growth भी मिलेगी and they are definitely far more safer than the tier 2, tier 3 banks. आपने बहुत अच्छी बात बोली। इनफैक्ट Q4 में हमने देखा भी था कि 15 से 20% की लोन ग्रोथ मोस्ट बैंक ने दी, टॉप 4 PSU बैंक्स ने भी काफी सॉलिड ग्रोथ दी। उसी के कारण अब बैंकिंग की जो क्रेडिट ग्रोथ है लास्ट फोर्टनाइट की वो 13% पे आ गई है, विच इज अ 3-year हाई, और इसीलिए उसको लोग बैक भी कर रहे हैं। हालांकि एक्सेसिव सेलिंग बाय एफआईएस ने अभी तक बैंक सेक्टर के परफॉर्मेंस को स्टॉक मार्केट में इम्पैक्ट करके रखा है, लेकिन रियल वर्ल्ड में उनकी परफॉर्मेंस काफ़ी इंप्रूव कर रही है। दीपन, बहुत बहुत शुक्रिया आज हमसे बात करने के लिए, टाइम देने के लिए। आपको बैंक से बता दे जाते जाते, आज हमने सुबह इंडसइंड बैंक के एमडी साहब से बात की, सॉलिड कमेंट्री निकल के आई, और इंडसइंड बैंक रिलेटिवली थोड़ा शाय नेचर्ड है, वो जल्दी बात नहीं करते हैं। कल एजीएम भी थी, आपके एचडीएफसी बैंक की कमेंट्री आपने खुद ही देखी होगी, तो जो आप कह रहे हैं वो नज़र आ रहा है। बट स्टॉक मार्केट कब रिस्पॉन्ड करना शुरू होगा इन सब बातों को, बैंक्स चलना कब चालू करेंगे, ये एक सवाल है। आपको लगता है 22-23 कुड बिलोंग टू बैंक्स, एक बार बॉटम हो जाए? जाने से पहले एक आखिरी सवाल। बिल्कुल, आई थिंक वी आर वेरी पॉजिटिव ऑन बैंक्स, बट एज आई सेड थोड़ा आप बड़े बैंक्स में निवेश कीजिए, डोंट गो फॉर द टियर 2 टियर 3 बैंक्स। ऑलराइट दीपन, थैंक यू वेरी मच हमसे बात करने के लिए। हैव अ गुड डे अहेड। आइए आपको सुनवा देते हैं।